फिल्म एक उच्च सुरक्षा वाली जेल के अंदर शुरू होती है, जहां एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम फ्रैंक पेरी है गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके हाव भाव से स्पष्ट है कि वह कुछ ऐसा करने जा रहा है जो उसने पहले कभी नहीं किया। फ्रैंक धीरे धीरे बाहर जाता है और जेल के मुख्य गैंगस्टर रिजा की कोठरी की ओर बढ़ता है। जेल की लॉन्ड्री रूम में कहीं और 4 अन्य कैदी भागने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें शामिल हैं लेनी, जो 8 साल की सजा काट रहा है, विव बतिस्ता, जिसे 12 साल की सजा है, एक मध्यम आयु का व्यक्ति ब्रॉडी, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, और एक युवा लड़का लेसी, जो सिर्फ मुफ्त खाने के लिए यहाँ है। वे जल्दी से जल निकासी के इनलेट के चारों ओर जमीन तोड़ते हैं और एक ऐसा छेद बनाते हैं जिसमें एक इंसान फिट हो सके। फिर समूह एक एक करके अंदर जाता है, सिवाय ब्रॉडी के, जो अपने करीबी दोस्त फ्रैंक का इंतजार कर रहा है। ये पता चलता है कि इन सभी कैदियों को लेसी के बजाय फ्रैंक के आने की उम्मीद थी। काफी देर इंतजार करने के बाद ब्रॉडी अंततः हार मान लेता है और छेद में नीचे चला जाता है, लेकिन वह गलती से अपनी टोपी फर्श पर भूल जाता है, ठीक छेद के बगल में। कुछ मिनट बाद फ्रैंक, जो लगता है कि उसके पेट के क्षेत्र से खून बह रहा है, उस स्थान पर आता है। वह ब्रॉडी की टोपी उठाता है और सीधे छेद में फिसल जाता है। दृश्य अचानक कई महीने पहले की ओर बदल जाता है, जहां फ्रैंक कपड़े धोने की ड्यूटी पर है। वह विभिन्न सेल से धोने के लिए सभी कपड़े इकट्ठा करता है और उन्हें उस कमरे में ले जाता है जहाँ एक बड़ा औद्योगिक स्तर का वॉशिंग मशीन रखा है। ये फ्रैंक के लिए एक नियमित काम लगता है, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। चूंकि उसके बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, फ्रैंक ने जेल जीवन की कठोर वास्तविकताओं को स्वीकार कर लिया है। वह अपना काम करता है, सिर झुकाए रखता है और जेल के गैंगस्टर रिजा से उलझता नहीं है। वह अब अपने जीवन के अंतिम चरण में है और यहाँ उसका अपना दोस्तों का समूह है। एक दोपहर फ्रैंक अपनी लॉन्ड्री ड्यूटी से वापस लौटता है, केवल यह देखने के लिए कि उसका सेलमेट अपना बैग पैक कर रहा है। उसके जेल की सजा खत्म हो गई है और वह घर जा रहा है। इस बीच सभी अन्य कैदी नए कैदियों के बैच को देखने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। वे एंटीबैक्टीरियल पाउडर में ढके हुए हैं और केवल अंडरवियर पहने हुए हैं। इस दृश्य को देखकर सभी मनोरंजन कर रहे हैं, विशेष रूप से रिजा का छोटा भाई टोनी। वह एक क्रूर नशेड़ी है जो अच्छे दिखने वाले कैदियों पर शारीरिक हमला करना पसंद करता है। टोनी की नजर पहले ही एक नए कैदी पर पड़ चुकी है, एक सुंदर दिखने वाले युवक जिसका नाम इवान लेसी है। थोड़ी देर बाद नए कैदियों को उनकी कोठरियां दिखाई जाती हैं और लेसी को फ्रैंक के साथ रखा जाता है। युवक खुद को परिचित कराने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति दिलचस्पी नहीं दिखाता। उस शाम एक मेल बॉय फ्रैंक की कोठरी में एक भूरे रंग का लिफाफा डालता है और वह इसे आराम से उठा लेता है। पता चलता है कि हमारा नायक पिछले 14 वर्षों से अपने घर, विशेष रूप से अपनी बेटी को पत्र लिख रहा है। उसे कभी एक भी जवाब नहीं मिला और उसे नहीं लगता कि कभी मिलेगा। लेकिन फ्रैंक की पूरी हैरानी के लिए भूरे लिफाफे में वास्तव में उसकी पत्नी का एक पत्र है। इसमें लिखा है कि उनकी प्यारी बेटी को हाल ही में ड्रग ओवरडोज के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फ्रैंक की पूरी दुनिया उलट पलट हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है, वह अब मौत के करीब है। बेहद परेशान होकर वह कुछ घंटों बाद जेल के चैपल में लड़खड़ाते हुए पहुंचता है। एक गार्ड, जो बूढ़े कैदी के प्रति दयालु लगता है, दरवाजा खोलता है, भले ही यह आने का अजीब समय हो। वह फ्रैंक को वहां कुछ निजता भी देता है और बाहर इंतजार करता है। फ्रैंक फिर एक बालियां बयान के बॉक्स में जाता है, जहां वह अपनी जेब से पत्र निकालता है। वह क्षणिक रूप से टूट जाता है और कहता है कि उसे अपनी बेटी से मिलना होगा। अगले ही दिन जब फ्रैंक कपड़े धोने की ड्यूटी पर होता है, तो वह कुछ ऐसा देखता है जो उसकी जिज्ञासा को बढ़ा देता है। कपड़े धोने के कमरे की वॉशिंग मशीन के ठीक पीछे एक स्टील प्लेट में एयर वेंट्स बने हुए हैं। वॉशिंग मशीन की दीवार से जुड़े हुए ऊपर धातु के पाइप हैं जो कमरे से पानी बाहर ले जाते हैं। अचानक यह फ्रैंक के दिमाग में कुछ बल्ब जलाता है और बाद में वह अपने पुराने दोस्त ब्रॉडी से बात करता है। वह पूछता है कि क्या ईयर वेंट्स जेल से बाहर जाने वाले सीवर सिस्टम से जुड़े हैं। ब्रॉडी शुरू में हैरान होता है कि उसका दोस्त ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछ रहा है, लेकिन फिर फ्रैंक उसे अपनी बेटी का पत्र दिखाता है और बताता है कि वह किसी भी समय गुजर सकती है। अब फ्रैंक जेल से बाहर निकलना चाहता है और इसके लिए मदद चाहता है। पता चलता है कि ब्रॉडी ने पहले जेल के नीचे खुदाई की है और पूरे संस्थान के बारे में व्यापक जानकारी रखता है। आखिरकार वह अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। कुछ दिनों बाद फ्रैंक लेनी के पास जाता है, जो एक कुख्यात चोर और एक शौकिया मुक्केबाज है, जिसे पैरोल पर बाहर होना चाहिए था। लेकिन फ्रैंक के पुराने सेलमेट ने लेनी की मुखबिरी कर दी और उसकी पैरोल अब रद्द हो गई है। मुक्केबाज अब बदला लेने के लिए तड़प रहा है और फ्रैंक इस स्थिति का फायदा उठाता है। वह खुलासा करता है कि वह जेल से भागने की योजना बना रहा है और लेनी, जो औजारों में कुशल है, इस काम के लिए बेहद मूल्यवान होगा। लेनी, तुम स्क्रू ड्राइवर और ऐसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो।
हो, है ना? हाँ, लेनी पहले थोड़ा संदेह में है, लेकिन अंततः वह योजना के लिए सहमत हो जाता है। कुछ समय बाद फ्रैंक कैंटीन में अन्य 2 कैदियों के साथ एक बैठक आयोजित करता है। वे जेल से बाहर निकलने की योजना पर चर्चा करते हुए डोमिनोज खेलने का नाटक करते हैं। उन्हें वास्तव में डोमिनोज खेलना चाहिए था। यह इतना कठिन नहीं है। स्वतंत्रता का केवल एक ही रास्ता है और वह लॉन्ड्री रूम से होकर गुजरता है। वहां पहुंचने के लिए उन्हें 3 पहरेदार दरवाजों से गुजरना होगा, लेकिन फ्रैंक एक अलग रास्ता सुझाता है। वो गया था। कुछ दिन पहले चैपल में गया और देखा कि कन्फेशन बूथ में कुछ अजीब था। इसकी दीवारें कमजोर लकड़ी की बनी थीं और यह सीधे पोप के स्पैंक पैलेस या लॉन्ड्री रूम से जुड़ी हुई है। अगर वे कन्फेशन बॉक्स को तोड़ सकते हैं तो वे आसानी से बिना देखे हुए बगल के कमरे तक पहुंच सकते हैं। एक बार जब वे लॉन्ड्री तक पहुंच जाते हैं तो वे एयर वेंट्स के माध्यम से गुजर सकते हैं और नीचे के सीवर्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें उस स्टील प्लेट को तोड़ना होगा जिसमें एयर वेंट्स हैं। उस रात जब जेल की लाइट्स बंद हो जाती हैं, लेनी काम पर लग जाता है। वह अपने कमरे की कुर्सी से धातु की पाइप्स निकालता है और ऊपर एक छोटा बोल्ट फिट करता है। वह उम्मीद करता है कि यह उपकरण उन्हें स्टील प्लेट को काटने में मदद करेगा। दूसरी ओर फ्रैंक जेल के सबसे बड़े कैदी 6 फुट 4 इंच 230 पाउंड के विशालकाय, जिसे 2 टन कहा जाता है, की कोठरी में जाता है। फ्रैंक दावा करता है कि लेनी ने उसे एक के बाद एक लड़ाई के लिए चुनौती दी है। इस बीच हमें उनकी योजना के बारे में कुछ और विवरण मिलते हैं। लॉन्ड्री वेंट उन्हें एक सौंप के ऊपर ले जाएगा, जहां से वे जेल के नीचे के ड्रेनेज सिस्टम की ओर जा सकते हैं। ड्रेनेज पाइप उन्हें पास की नदी के नीचे ले जाएंगे और अगर वे उसे पार कर लेते हैं तो वे सीधे एक ट्रेन स्टेशन के नीचे पहुंच जाएंगे। हालांकि उन्हें रश ऑनवर्ड शुरू होने से पहले ट्रेन ट्रैक्स को पार करना होगा। पटरी में 650 वोल्ट की बिजली है और अगर वे वहां देर से पहुंचे तो सभी की मौत बिजली के झटके से हो जाएगी। फिर तीनों सहमत होते हैं कि तैयारियों को तेज किया जाए और 3 दिन बाद भाग निकलें। उन्हें पता नहीं है कि नशेड़ी टोनी पास से ध्यान से देख रहा है। वे सभी बहुत आकर्षक हैं। उस रात सभी कैदी कैंटीन में इकट्ठा होते हैं ताकि 2 टन और लेनी के बीच मुकाबला देख सकें। विशालकाय स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली है और लेनी को बुरी तरह हरा देता है। हालांकि लेनी एक जोरदार मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है जो 2 टन के मुंह से हीरे जरा दांत गिरा देता है। लेनी जल्दी से दांत इकट्ठा कर लेता है इससे पहले कि गार्ड लड़ाई को रोक दें। बाद में जब सभी सो रहे होते हैं, लेनी हीरे को उस धातु के पाइप जैसे उपकरण के बोल्ट पर चिपकाता है जिसे उसने एक दिन पहले बनाया था। फिर दृश्य वर्तमान में बदल जाता है, जहाँ यह भाग रहे कैदियों का समूह वॉशिंग मशीन के पीछे के एयर वेंट तक पहुंच गया है। लेनी अपने उपकरण से जुड़े हीरे के नुकीले सिरे का उपयोग स्टील प्लेट को काटने के लिए करता है। समूह फिर दूसरी तरफ आता है जहां वे जल्द ही सीवर देखते हैं। दुर्भाग्यवश अब उन्हें सीवरों के अंदर गहराई तक यात्रा करनी होगी ताकि वे उस नदी के नीचे से गुजर सकें जो जेल के पास बहती है। अतीत में सभी कैदी सामान्य शावर रूम में स्नान कर रहे हैं। टोनी, जिसने चर्चाएं देखी थीं, फ्रैंक के पास आता है और पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। यह स्पष्ट है कि उसे पता है कि बूढ़ा आदमी कुछ कर रहा है। वह फिर फ्रैंक से कहता है कि अपनी कोठरी का दरवाजा खुला रखे और अगले दिन मिलने का वादा करता है। बाद में फ्रैंक अपने साथियों को इस घटना के बारे में बताता है और यह तुरंत सभी का मूड खराब कर देता है। सभी जानते हैं कि टोनी को छुआ नहीं जा सकता क्योंकि वह जेल के मुख्य गैंगस्टर रिजा का भाई है। अगर वे चुपचाप बैठ जाते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं करते तो उनकी योजना का खुलासा होना तय है। इसीलिए फ्रैंक प्रस्ताव करता है कि वे अपने समूह में किसी और को शामिल करें जो इस समस्या में मदद कर सके। विवे बतिस्ता वह एक कैदी है जो नशेड़ी कैदियों को छोटे मात्रा में ड्रग्स देने का काम करता है। ये सब सरकार की योजना का हिस्सा है जहां नशेड़ियों को धीरे धीरे इन पदार्थों से दूर किया जाता है। अगले दिन दोपहर में फ्रैंक जेल की लाइब्रेरी में बतिस्ता से बात करता है। वह चाहता है कि ड्रग लॉर्ड किसी भी तरह से टोनी को चुप कर दे। बदले में बूढ़ा आदमी उसे अपना देने का वादा करता है। कैद से बाहर निकालकर आजादी। बतिस्ता तुरंत सहमत हो जाता है और उसके पास एक खतरनाक योजना है जो टोनी को हमेशा के लिए चुप कर देगी। वह जहर मिली हुई बड़ी मात्रा में ड्रग्स बनाने का इरादा रखता है और इसे लैब से बाहर निकालने की योजना बनाता है। फ्रैंक फिर ड्रग्स ले जाएगा और अगले दिन टोनी को देगा। दृश्य फिर से वर्तमान में बदल जाता है जब कैदी फ्रैंक, लेनी, ब्रॉडी और बतिस्ता किसी तरह नदी पार कर लेते हैं। वे दूसरी तरफ निकलते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि पूरा सीवर सिस्टम एक कंक्रीट की दीवार से अवरुद्ध हो गया है। तनाव बढ़ने लगता है क्योंकि उनकी पूरी योजना उनकी आंखों के सामने बिखर जाती है। लेनी, जो लेसी से नाराज लगता है, उसे दीवार की तरफ धकेलता है और उसे मुक्का मारता है। हालांकि जब नया व्यक्ति झुक जाता है तो लेनी कंक्रीट में एक छेद कर देता है। इस समूह को एहसास होता है कि दीवार हाल ही में बनाई गई है और वे तुरंत इसे तोड़ने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में वे दीवार में एक बड़ा छेद बना लेते हैं जो एक व्यक्ति के गुजरने के लिए पर्याप्त है। ब्रॉडी, जो ऐसे हालात में सबसे अनुभवी है, छेद में
में फिसल जाता है। वह अपने हाथों से तेजी से खोदना शुरू करता है जब अचानक दुर्भाग्य से ताजा बनी दीवार का एक हिस्सा गिर जाता है और वह मलबे के नीचे फंस जाता है। फ्रैंक जल्दी से अपने हाथों से जितनी मिट्टी निकाल सकता है निकालता है और अपने दोस्त तक पहुंचने में सफल होता है। हालांकि ब्रॉडी बेहोश है, वह ठीक से सांस लेता हुआ लगता है। अतीत में सुबह होती है, जिसका मतलब है कि फ्रैंक टोनी के आने की तैयारी कर रहा है। बूढ़े आदमी के लॉकर में ड्रग्स का एक भंडार है जिसमें गुप्त रूप से जहर मिलाया गया है। वह इसे टोनी को देने की योजना बना रहा है ताकि वह इसे सूंघे और अंततः बेहोश हो जाए। दुर्भाग्यवश नशेड़ी फ्रैंक की कोठरी में अकेला नहीं आता। वह अपने साथ एक और अजीब कैदी को लाया है। मेरा दोस्त स्कीवी स्टीव। टोनी जहरीली दवाओं का स्टैश पकड़ता है और उसे अजीब व्यक्ति को दे देता है। फिर वह लेसी की ओर ध्यान देता है जो अभी भी ऊपर के बंकर में सो रही है। यह स्पष्ट है कि टोनी लेसी को पसंद करता है और उसके डीएम में जाना चाहता है। हालांकि नया कैदी विरोध करता है और टोनी को पास की कुर्सी से मारता है। वह अजीब व्यक्ति यह देखता है और तुरंत जहर वाली दवाओं का स्टैश लेकर भाग जाता है। यहाँ वापस आओ स्कीवी स्टीव। दूसरी ओर टोनी इतना घायल है कि वह भ्रमित अवस्था में सेल के बाहर लड़खड़ाता है। आखिरकार वह सीढ़ियों से गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वर्तमान में भाग रहे कैदियों का समूह घायल ब्रॉडी को बारी बारी से उठाते हुए आगे बढ़ता है। वे जल्द ही एक परित्यक्त ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं और समझते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं। हमारे लेखक मजेदार पंक्तियों के साथ आ रहे हैं। मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। लेसी फ्रैंक की मदद करने की कोशिश करती है जो उसके पेट के क्षेत्र से बहुत खून बह रहा है, लेकिन बूढ़ा आदमी सभी को आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। इसी समय वे स्टेशन की ओर कुत्तों की आवाजें सुनते हैं और समझ जाते हैं कि पुलिस उनके पीछे है। अब ये जीवन और मृत्यु का मामला है क्योंकि उन्हें बेहोश ब्रॉडी को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। समूह फिर अपने अगले बाधा की ओर भागता है जो एक छोटा लेकिन गहरा जलाशय है। इसे पार करना मुश्किल नहीं है, लेकिन वे संघर्ष करते हैं क्योंकि लेनी को तैरना नहीं आता। इन सभी समस्याओं के बावजूद कैदी खुद को जलाशय के पार खींचने में सफल होते हैं और रेल की पटरियों तक पहुंच जाते हैं। और अतीत में रिजा फ्रैंक की कोठरी में मिलने आती है। यह पता चलता है कि लेसी को टोनी की संभावित हत्या के लिए एकांत कारावास में डाल दिया गया है। टोनी की हत्या उसके अपने लिंग द्वारा की गई थी और यह सभी को पता है। उस पूरी झड़प के एकमात्र अन्य गवाह टोनी के अजीब दोस्त की भी जहरीली दवाओं के सेवन से मृत्यु हो गई है। तो रिजा जानना चाहता है कि उसके भाई की हत्या कैसे हुई। वह फिर फ्रैंक को धमकी देता है कि उसी रात उसकी कोठरी में आकर पूरी सच्चाई बताए। हालांकि फ्रैंक और उसका समूह उसी रात भागने की योजना बना रहे हैं। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हर कोई धीरे धीरे जेल के अलग अलग हिस्सों में अपनी अपनी जगह ले रहा है। यही वह समय है जब फ्रैंक को विजिटिंग रूम में बुलाया जाता है जहां वह अपनी पत्नी को देखता है। उसकी पूरी दहशत के लिए उसे सूचित किया जाता है कि उसकी बेटी का उसी सुबह निधन हो गया। यह फ्रैंक को बहुत आहत करता है और अब जेल से भागने का उसका पूरा कारण समाप्त हो गया है। दृश्य वर्तमान में कूदता है जहां भागने वाला समूह सुरक्षित रूप से ट्रेन की पटरियों तक पहुंच गया है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है जब तक कि लेनी का पैर दो पटरियों के बीच फंस नहीं जाता। 2 बार गलती लेनी, अब मैं क्या कहूँ। उनकी परेशानी को बढ़ाते हुए एक ट्रेन तेजी से उनकी दिशा में आ रही है। बतिस्ता अपने दोस्त की मदद के लिए जल्दी करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दोनों आने वाली ट्रेन से कुचल जाते हैं। इस बीच फ्रैंक और लेसी समय रहते किनारे झुककर बच जाते हैं। फिर वे पटरियों से दूर भागते हैं और जल्द ही एक पास के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। दोनों ने आखिरकार अपनी आजादी पाली है और जल्दी से कपड़े बदल लेते हैं। लेसी फिर भाग जाती है जबकि फ्रैंक खुशी खुशी उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है जो उसे लंदन की सड़कों तक ले जाएंगी। अतीत में फ्रैंक ये निर्णय लेता है कि उसके पास जेल से भागने का कोई कारण नहीं है। वह इसलिए अपनी कोठरी में वापस जाता है और लेसी से बात करता है। बूढ़ा आदमी अपनी भागने की योजना के बारे में सब कुछ बताता है और लेसी से उसकी जगह लेने का आग्रह करता है। यही वह समय है जब फिल्म पहले दृश्य पर वापस आती है जब फ्रैंक रिचा की कोठरी में प्रवेश करता है। वहाँ वो बेतुकी बातें करने लगता है ताकि वो अपने दोस्तों के लिए समय खरीद सके जो इस समय लॉन्ड्री रूम में एक गड्ढा खोद रहे हैं। फ्रैंक रिचा का अपमान करता है और उसे एक कायर कहता है जिसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। इससे जाहिर तौर पर गैंगस्टर गुस्से में आ जाता है और वह फ्रैंक को चाकू मार देता है। तो थोड़ी देर बाद गार्ड्स वहां पहुंचते हैं और घबराहट में फ्रैंक को प्राथमिक उपचार देते हैं। एक चौंकाने वाले मोड़ में यह पता चलता है कि फ्रैंक बस भ्रमित हो रहा था और वह लॉन्ड्री रूम तक पहुंच गया था। वास्तव में उसके दोस्त योजना के साथ आगे बढ़ गए थे जबकि वह उन्हें समय देने के लिए पीछे रह गया था। फिल्म का अंत होता है जब फ्रैंक धीरे धीरे बेहोशी में चला जाता है, लंदन की सड़कों पर अपनी बेटी से मिलने का सपना देखते हुए। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।